नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपने देखने वाले हैं या आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आग क्या होती है, आग क्यों लगती है, आग किन किन कारणों से लगती है, आग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, आग यदि बुझाई जाती है तो किन किन कारणों से बुझाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, आग कितने प्रकार की होती है, सभी प्रकार के पदार्थों के विस्तृत रूप के बारे में कि किस पदार्थ की आग अपने किस पदार्थ में किस प्रकार की आग सम्मिलित होती है या किस पदार्थ में लगी आग किस प्रकार की आग में या किस श्रेणी में सम्मिलित होती है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए कि ये अपने आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और आग की कितनी श्रेणियां होती हैं, बिजली में लगी आग, धातु किसी मेटल में लगी आग या किसी गैस में लगी आग, किसी तरल पदार्थ में लगी आग और लकड़ी में लगी आग किन किन श्रेणियों में शामिल होती हैं और किस श्रेणी की आग का सिंबल क्या होता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आज के वीडियो में संपूर्ण विस्तार से वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों का विस्तार रूप से वर्णन करने के लिए, सभी बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको आग के बारे में, आग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो और आप भ्रमित नहीं हो कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा और कौन सा उत्तर आएगा या पेपर में इस उत्तर को कंफ्यूज करने वाले कौन कौन से कारक आते हैं। इन सभी बातों को आज क्लियर करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, आग, फायर, आग क्या होती है, आग के बारे में देखो। जब ताप की उपस्थिति में, मैं आग की परिभाषा बताता हूं कि आग किसे कहते हैं। जब तापमान की उपस्थिति में, तापमान कैसा, सामान्य से अधिक तापमान, जब तापमान की उपस्थिति में हवा में मौजूद ऑक्सीजन, ठीक है ना, हवा में मौजूद ऑक्सीजन किसी वस्तु के साथ जलती है तो आग कहलाती है। ठीक है, कि जब ताप की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में हवा में मौजूद ऑक्सीजन किसी वस्तु के साथ जलती है तो वह आग कहलाती है। ये आगे की परिभाषा है। क्या लिखा कि जब तापमान की उपस्थिति में ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन किसी वस्तु के साथ जलती है तो आग कहलाती है। अब आती आग होती क्या है, तो आगे परिभाषा आग होती क्या है। देखो दोस्तों, आग तीन कारकों का मिश्रण होता है। आग क्या होता है, तीन कारकों का मिश्रण, तीन कारकों का मिश्रण होता है। एक तो याद रखना तीन कारक कौन कौन, अर्थात जैसे आग आपको तो अपनी भाषा में आग लगाने के लिए किन किन मुख्य बातों को, आग जलाने के लिए या आग लगाने के लिए किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है या किन किन कारकों को सम्मिलित करके आग उत्पन्न की जा सकती है, आग लगाई जा सकती है, तो वही होते हैं कि आग तीन कारकों का मिश्रण होता है। ठीक है ना। यदि किसी स्थान पर, कोई भी स्थान पर हो, ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा, उसमें उच्च ताप पर सामान्य से अधिक ऊष्मा एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, तो मैं आग का फॉर्मूला लिख देता हूं कि आग, ये क्या लिखें, ईंधन, फ्यूल, ठीक है, ईंधन प्लस ऑक्सीजन, ईंधन, ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा, मतलब उच्च ताप। ये आग का फॉर्मूला है। ईंधन, ऑक्सीजन और उच्च ताप एक स्थान पर यदि एकत्रित हो जाते हैं तो वहां आग लग जाती है। ये आती है फॉर्मूला। अब बात आ गई कि ईंधन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन एक है अपने पास, ऊष्मा, ये अग्नि जो अपने बता, तापमान एक है अपने पास, लेकिन ईंधन तो कई प्रकार के होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईंधन के आधार पर तापमान, इस आग का वर्गीकरण करेंगे कि ईंधन कौन कौन सा कब लिया जाता है, आग उत्पन्न कब की जा सकती है, आग को कैसे बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थी वो तीन कारक। अब आती है आग एक त्रिकोण की भांति होता है। जब एक त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनता है तो उनमें से यदि एक भुजा गायब कर दी जाए,
एक भुजा गायब कर दिया जाए तो त्रिभुज नहीं कहलाता है। उसी प्रकार होता है इन तीनों में से एक चीज को गायब कर दिया जाए, एक चीज को हटा दिया जाए, उसी प्रकार कहते हैं कि आग उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं आग एक त्रिकोण की भांति होता है, अर्थात त्रिभुज होता है। ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब बात आती है जब ये तीनों सामान्य से उच्च ताप पर एक स्थान पर होते हैं तो वहां क्या होता है, आग लग जाती है। अब बात है कि इन आग लगने के से होता क्या है कि तीनों एक स्थान पर जब मौजूद होते हैं तो क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, देखो एक इन तीनों एक स्थान पर मिलेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी सहायता से आग उत्पन्न होती है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया से होता क्या है, देखो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात आग क्या होती है, आग गर्म होती है, दहन करने वाली होती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई ईंधन दहन होता है, ईंधन की दहन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इस ईंधन की दहन प्रक्रिया के दौरान उस पदार्थ के रासायनिक बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, दहन प्रक्रिया के दौरान इस ईंधन के रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इस ईंधन क्या होते हैं, रासायनिक बॉन्ड टूटते हैं। रासायनिक बॉन्ड जब टूटते हैं और बनते हैं तो वहां अत्यधिक मात्रा में थर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है। याद रखना किसमें, इसमें ईंधन में टूटते हैं। देखो ईंधन की ऊष्मा से, ऊष्मा और ऑक्सीजन मिलकर ईंधन का दहन करेंगे तो ईंधन की दहन प्रक्रिया के दौरान, ईंधन की दहन प्रक्रिया के दौरान ईंधन के रासायनिक बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं व बनते हैं। तो क्या होता है, टूटते हैं तो फिर थर्मल एनर्जी ये अपने उत्पन्न होती है, और बनते हैं तो उससे अधिक थर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे लो लपट निकलती हैं। ठीक है ना, लपटें निकलती हैं, फ्लेम निकलती हैं, और उन फ्लेम से क्या होता है, उस ईंधन का दहन हो जाता है। तो ये थी दोस्तों अपनी बात कि आग के मिश्रण होते हैं, आग क्यों लगती है, दहन प्रक्रिया क्यों होती है, तो ये हो गया। अब देखो बात आग के यदि प्रकार की बात करेंगे, आग कितने प्रकार की होती है, तो देखो ऑक्सीजन पे नहीं, ऊष्मा पे नहीं, सिर्फ ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण किया जाता है। जिससे आप लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है, उसको आज सब दूर करेंगे कि आग के बारे में आप लोगों का इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कंफ्यूज होता है कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित आग किस श्रेणी में शामिल की जाती है। ठीक है, वो आज ईंधन के आधार पर करेंगे कि आग का वर्गीकरण ईंधन के आधार पर करेंगे तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सारे कंफ्यूज दूर करेंगे, और इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए, आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और वीडियो के बारे में कमेंट्स करना नहीं भूलें। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पूरा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखते हैं आग के प्रकार, आग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आग के प्रकार के पढ़ने से पहले देखिए कि ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, जब ये तो आग उत्पन्न करने, आग लगाने, आग जलाने के मुख्य कारक थे, लेकिन जब आग को बुझाने की बात की जाती है तो इन तीनों कारकों में से एक कारक को गायब कर दिया जाता है। जैसे आप ईंधन को गायब करोगे, आग बुझ जाएगी, ऑक्सीजन को गायब करोगे, आग बुझ जाएगी, ऊष्मा को गायब करेंगे, आग बुझ जाएगी। तो अग्निशामक यंत्र जो भी होंगे वो इन तीनों के आधार पर होंगे कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से कौन सी प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ईंधन को गायब किया जाता है, या ऑक्सीजन को हटाया जाता है, या ऊष्मा को शांत किया जाता है। यदि इन तीनों में से एक को गायब कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। इसलिए कहते हैं इन तीनों कारकों में से, इन तीनों कारकों की गायब करने के आधार पर आग को तीन तरीके से बुझाया जाता है। ठीक है ना, तीन तरीके कौन से होते हैं वो देख लो, किस तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से आग को बुझाया जाता है। फिर इन तरीकों के आधार पर अग्निशामक यंत्र का निर्माण किया जाता है कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो तरीके देख लेते हैं। देखो ये तीन कारक थे और तीन ही आग बुझाने के तरीके होते हैं। आग बुझाने के तरीकों में देखो कौन सा तरीका आता है। एक तो आता है स्टारवेशन, एक आता है स्टारवेशन, एक आता है
स्टारवेशन, इसको हिंदी में वैसे करते हैं भूखा मारना। भूखा मारना मतलब, अब बात आती है भूखा मारना का मतलब यहाँ वो नहीं कि अपने पेट से भूखे मरेंगे। भूखा मारना का मतलब कि यदि वो तीन तरीके थे, कौन कौन से, ईंधन थे, ऑक्सीजन थी, ऊष्मा थी, उन तीनों में से यदि ईंधन को हटा दिया जाए, वहां से ईंधन को गायब कर लिया जाए, इसका मतलब वहां से निकाल लिया आप लोगों ने, उसको कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन तरीके से वहां से किस तरीके से क्या होगा, आग में से ईंधन को हटाया जाएगा, उसको कहते हैं स्टारवेशन। दूसरा तरीका आता है स्मूथिंग, ठीक है ना। दूसरा तरीका कौन सा आता है, स्मूथिंग आता है। स्मूथरिंग आता है दूसरा तरीका, जिसमें कहते हैं स्मूथरिंग को दम घोटना। दम घोटने का मतलब ये होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलना। इस तरीके से यदि हम आग को बुझाएंगे तो इस तरीके में से ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है। इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन को हटाया जाता है। दो तरीके आगे, एक स्टारवेशन, दूसरा आता है स्मूथरिंग, और स्मूथरिंग के बाद आता है कूलिंग सिस्टम आता है, कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है ठंड से मारना। ठंड से मारना ही मतलब कि वहां से सर्दी हो, ऐसा नहीं है। ठंड से मारने का मतलब ऊष्मा को शांत करना, पानी डालना, ठीक है ना। ऊष्मा को शांत, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ईंधन पर पानी डाला जाएगा जिससे ऊष्मा शांत हो जाती है, अर्थात ऊष्मा को कम करना। इस तरीके से आग को बुझा जाती है। सॉरी, आग ठोस चीज की तरह दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। आग एक दहन नामक प्रक्रिया होती है। दहन प्रक्रिया से एक निश्चित बिंदु पर, देखो दहन प्रक्रिया जब करते हैं, ईंधन का दहन करते हैं, दहन प्रक्रिया से, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इग्निशन पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। इग्निशन पॉइंट किसे कहते हैं, इग्निशन बिंदु। एक होता है आग में इग्निशन बिंदु का नाम आता है कि आग में इग्निशन बिंदु क्या होता है। देखो इग्निशन बिंदु क्या होता है कि दहन, जब ईंधन की दहन प्रक्रिया करते हैं, ईंधन की दहन प्रक्रिया में एक निश्चित बिंदु पर आग की लपटें उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। ईंधन की दहन प्रक्रिया में एक निश्चित बिंदु पर आग की लपटें उत्पन्न होते हैं, उस बिंदु को दहन प्रक्रिया कहते हैं, याद रखना, इग्निशन पॉइंट कहते हैं। और आग की मुख्य लपटों में क्या क्या शामिल होता है, जैसे आग की लपट निकलती है, आग की मुख्य लपटों में क्या क्या शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल की वाष्प होती है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, आग की लपट निर्माण करती हैं, ठीक है। इन कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की वाष्प, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर, अर्थात इन तीन चारों चीजों का मिश्रण होता है आग की लपटें। तो आग गर्मी व प्रकाश उत्पन्न करती है। आग जब लगती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये कह सकते हैं कि आग लगने के बाद क्या होता है, जैसे आग लगती है, ईंधन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है प्लस ऊष्मा या ताप होता है। इनके बाद ईंधन का दहन होता है, और ये दहन प्रक्रिया, दहन होता है, दहन से क्या होगा, लपटें निकलेंगी। दहन से क्या होगा, लपटें निकलेंगी। लपटें में क्या होगा, जो लो निकलती है, झड़ निकलती है, फ्लेम निकलती है, उन फ्लेम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाई ऑक्साइड एक तो ये होती है, प्लस जल की वाष्प होते हैं, अधिक ऊर्जा होती है, ये होती है वहां पे। तीनों में इनका दहन करेंगे, ये प्रक्रिया अपनाएंगे, और ये प्रक्रिया मिलकर आपको लपटों का निर्माण होगा। तो ये तो थी दोस्तों आग। अब मैंने आपको बताया कि आग के प्रकार पढ़ेंगे। आग 4 प्रकार की होती है। वैसे मूल रूप से आग कितनी होती है, 4 प्रकार। ईंधन के आधार पर देखा जाए तो आग 4 प्रकार की होती है, लेकिन उसके बाद एक दो श्रेणियां, सब श्रेणियां आती है, छोटी छोटी श्रेणियां मैं आपको बताऊंगा उन श्रेणी में क्या होता है, लेकिन वो आपका कंफ्यूज दूर करेंगे कि इलेक्ट्रिकल की आग किस श्रेणी में शामिल होती है और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में लगी आग किस श्रेणी में शामिल होती है, क्यों, किस कारण से इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, जो कि काफी बार कंफ्यूज वाला क्वेश्चन होता है। आग के प्रकार। आग मूल रूप से, मुख्य रूप से यदि ईंधन के आधार पर देखा जाए तो आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, और मूल रूप से 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत की जाती है। तो सबसे पहला भाग कौन सा आता है, ईंधन के आधार। देखो ईंधन वैसे देखा जाए तो आपके पास पदार्थ 3 प्रकार के थे। कौन कौन से, ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस, द्रव्य, गैस तो है ही। इन ठोस, द्रव्य, गैस में ठोस को 2 भागों में बांट दिया आग के, क्योंकि अपन चर्चा किस कर रही है, अग्नि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं।
आग की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आग की टेक्नोलॉजी में पदार्थ, कौन से पदार्थ को, ठोस पदार्थ को दो भागों में बांट दिया। दो भाग तो वो, एक तरल पदार्थ और एक गैसीय पदार्थ, इसलिए पदार्थ हो गए चार। तो चार प्रकार की आग होगी। फिर कुछ सब कैटेगरी, छोटे छोटे पदार्थ और जो अपने आगे की श्रेणी आते हैं, उनमें से एक क्या आती है, एफ या के। तो आगे की सबसे पहली श्रेणी कौन सी, आग की सबसे पहली ए क्लास, बी, सी और डी और एफ, या इसको के कहते हैं, के क्लास आती है। बीच में दोस्तों कभी कभार नाम ई श्रेणी का भी आता है। ई श्रेणी क्या होती है, आग नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रेणी क्यों नहीं होती है। बहुत से आप नेट पर खोल के देखोगे तो मिल जाएगी आपको ई श्रेणी, या किसी नई टेक्नोलॉजी की आप बुक्स देखते हो तो ई श्रेणी मिल जाएगी, लेकिन होती नहीं है ई श्रेणी की आग। लेकिन कभी कभार देखे आपको देखोगे मिल जाएगी आपको। मैं बताऊंगी उसकी होती क्यों नहीं है ई श्रेणी की आग, वो भी कंफ्यूज दूर करेंगे। लेकिन कभी मिलती है तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ई श्रेणी बताई नहीं। जहां लिखा मैं बताऊंगा ई श्रेणी विधि आपके सामने ई श्रेणी की आग आ भी जाती है, तो किस पदार्थ की आग को शामिल किया जाएगा वो भी बता दूंगा, लेकिन होती क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का कंफ्यूज दूर करेंगे। तो देखते हो दोस्तों, पहली बात, ए क्लास, ए श्रेणी की क्लास आती है। ए श्रेणी क्लास में देखो इसका सिंबल है त्रिभुज में ए लिखा मिलेगा आपको। कभी ऐसा नहीं हो कि ये त्रिभुज लगा दिया और बी लिखा मिला, इसका मतलब ये आपका सिंबल गलत है, क्योंकि ए श्रेणी का त्रिभुज था, बी श्रेणी लिख दी, इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या मिलेगा कि ए श्रेणी में त्रिभुज मिलेगा। त्रिभुज, यदि आपको त्रिभुज लगा दिया कि इस श्रेणी की आग को कैसे बुझाया जाएगा, ये आता है इस श्रेणी की आग को। इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ए श्रेणी की बात कर रहे हैं और ए श्रेणी की आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का नाम पूछ रहा है कि कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर होगा। तो उसके लिए ए श्रेणी में आगे सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ आते हैं, ठोस पदार्थ आएंगे। ठोस पदार्थ में आपको दो कैटेगरी बताई थी मैंने आपको। एक तो आएंगे बिल्कुल नॉर्मल ठोस पदार्थ, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, कपास, ये आगे जैसे रबड़, सब के सब क्या आते हैं, ठोस पदार्थ ही आते हैं। जैसे धातु ठोस पदार्थ आती है, जैसे सोना, चांदी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, ये आते हैं। ये नहीं आते इसके अंदर। कौन कौन से इसमें आते हैं, लकड़ी, कागज, कपास, जूट, कपड़ा, जो भी आप लिख लेना, ये आते हैं। लकड़ी, कागज, कपास, जूट, रबड़, सारे के सारे इसमें आते हैं। ये अग्निशामक यंत्र में इसमें ए में आते हैं। अब कहते हैं इस ए श्रेणी की आग को बुझाया कैसे जाएगा। तो इसको बुझाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग या पानी की बौछार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कहते हैं जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग। कौन से में, इसमें जल प्रकार के अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये आता है। फिर उसके बाद आता है कि बी श्रेणी आती है। ए में आ गई, बी श्रेणी में आता है। देखो दोस्तों, बी श्रेणी में पेट्रोलियम पदार्थ, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और थिनर, ये अपने ग्रीस, ऑयल बेस्ड पेंट, ये आते हैं। लिख देना कि पेट्रोलियम दहनशील पदार्थ, पेट्रोलियम ज्वलनशील पदार्थ, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और थिनर, वार्निश और ऑयल बेस्ड पेंट, जो अपना ऑयल पेंट आते हैं वो, ग्रीस, जो स्नेक होता है, ग्रीस, ये आते हैं। ये बी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी के आग को कैसे बुझाएंगे। देखो, बी श्रेणी में वर्ग आता है, ए श्रेणी में त्रिभुज था, बी श्रेणी में क्या आता है, वर्ग आता है। वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर आपको क्या मिलेगा, बी लिखा मिलेगा। अब इसको बुझाएंगे कैसे। पेट्रोल, देखो तरल पदार्थ, जैसे यहाँ तरल पदार्थ, यहाँ आग लगी, पेट्रोल डीजल पड़ा था, डीजल में आग लगी। अब इसके अंदर आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा, तरल पदार्थ काफी दूर तक फैलेगा और आग की सतह काफी लंबी दूर तक चली जाएगी। इसलिए कहते हैं बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का प्रयोग या ठंडे पानी की बौछार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पानी के साथ वो तरल पदार्थ काफी दूर तक जाएगा और आग साथ में ले जाएगा, तो काफी इस सतह को, काफी एरिया को घेर लेगा। इसलिए आग फैलती है न कि बुझती है। तो सबसे पहले इधर दी जाती है कि बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें, कौन सी श्रेणी का प्रयोग करें। ठीक है ना, उसमें आता है, इसमें आपको बताएं कि दम घोटने वाली बात, इसमें तो स्टारवेशन था, इसमें दम घोटने वाली बात आती है।
ठीक है ना। दम घोटने वाली बात आती है कि इसके अंदर वहां से और उसको ऑक्सीजन को हटा लो, इसलिए फोम प्रकार के, फोम का मतलब झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है CO2 प्रकार के, तो इसमें लिखेंगे अग्निशामक यंत्र में अग्निशामक कौन सा लेंगे, फोम प्रकार का, फोम प्रकार का, या अर्थात इसको कहते हैं झाग उत्पन्न करने वाला, झाग उत्पन्न करने वाला अग्निशामक यंत्र। दूसरा आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र आता है। दो ही अग्निशामक यंत्र आते हैं, CO2 और झाग उत्पन्न करने। दोनों से क्या होगा, दोनों से ऑक्सीजन के मान को हटा दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी दो प्रकार की अपनी अग्नि। अब दोस्तों बात आती है कि सी क्लास की आग में कौन कौन से अपने पदार्थ होते हैं और किस प्रकार के पदार्थ में लगी आग सी क्लास की श्रेणी में शामिल की जाती है। तो सभी प्रकार की ज्वलनशील गैसें इसमें देखा जाए पदार्थ, इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं सी क्लास में। सी क्लास के दोस्तों सिंबल सी देखो, वर्त होता है। सी क्लास का सिंबल क्या होता है, वर्त होता है, ऐसे होता है। और वर्त में क्या मिलेगा आपको, वर्त में मिलेगा आपको सी, ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है ना। सी क्लास में वर्त होता है, वर्त में आपको मिलेगा सी। तो ये हो गया कि आप कभी फायर एक्सटिंग्विशर किसी अग्निशामक यंत्र को देखना, वहां आपको ये मिलेगा A B C। यदि आपको नहीं भी मिले अंदर लिखा मिला तो इसका त्रिभुज का मतलब A क्लास की आग बुझाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको वर्ग मिले, स्क्वायर मिले तो क्या होगा, ये B क्लास की आग। आपको वर्त मिले, सर्किल मिले तो क्या मिलेगा, C क्लास की आग। तो यहाँ क्या है, C क्लास की आग होती है। देखो ये इसमें वर्त के सिंबल है। अब आगे इसमें सभी प्रकार की ज्वलनशील गैस अर्थात गैस से लगी आग सी क्लास की श्रेणी में शामिल की जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की गैस हो। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर वो पदार्थ बताता हूं जो ज्वलनशील गैस होती है। LPG होती है। LPG का हिंदी में देखो, अंग्रेजी में फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। CNG होती है। CNG का मतलब कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एक होता है ये, इसमें कौन कौन से इंद्र आ गए, ये तो सभी प्रकार की ज्वलनशील गैस, एक LPG, एक CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके बाद में इथेन, मीथेन, कोल गैस, और एक और आगे ब्यूटेन। और भी जो गैसें आपको लगे कि ये जलने वाली गैस हैं और इस गैस से आग लग सकती है और ये जल सकती हैं, वो सभी की सभी श्रेणी सी क्लास में शामिल होती हैं। इसका मतलब यही कहा जा सकता है मेन मुद्दा कि सी क्लास की आग, गैस से लगने वाली आग सी क्लास की श्रेणी में शामिल होती है। अब उसके बाद आता है कि इस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे सिलेंडर में से गैस निकली, आग लगी, अब आप वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे तो गैस से गैस मिलेगी, नहीं बुझेगी। मतलब कि आप झाग पैदा करने वाला यंत्र जो इसमें आप प्रयोग करोगे तो झाग के अंदर से गैस चली जाती है, वहां भी आग नहीं बुझती है। तो फिर सबसे पहला इलाज क्या होता है कि हो सके तो गैस की सप्लाई बंद कर दो। जहां से गैस लीकेज होती है वहां गैस की सप्लाई बंद कर दो, आग बुझ जाएगी। सबसे अच्छा इलाज ये है। उसके बाद यदि आपको लगे गैस सप्लाई बंद करने का आपके पास कोई इलाज नहीं है, नहीं बंद कर सकते, तो फिर क्या होता है, इस प्रकार की आग बुझाने के लिए खुश्क चूर्ण पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो इतना नचीला, इतना चिकना और इतना महीन होता है कि जहां से गैस निकल रही है वहां उस गैस को पूरे पैक कर, जैसे सामने से गैस लगाओगे आप तो इतनी दूर तक जाके उस छेद जहां गैस निकल रही है, जहां लीकेज हो रही है, वहां उसको जाके पैक कर देगा, गैस को बंद कर देगा। इसलिए कहते हैं कि सी क्लास की आग बुझाने के लिए ये अपना खुश्क चूर्ण या शुष्क चूर्ण वाला पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता था। ये तो थी दोस्तों अपने सी क्लास की आग। अब बात करते हैं डी श्रेणी की आग क्या होती है। डी श्रेणी, देखो ये डी श्रेणी की आग में आपको देखो, ये तो इसका सिंबल है 5 स्टार, 1 2 3 4 5, 5 स्टार में डी लिखा मिलेगा। डी नहीं भी लिखा मिले तो क्या होता है कि 5 स्टार ही एक डी क्लास की आग का सिंबल होता है। एक तो बात ये। उसके बाद आता है कि किस प्रकार की ईंधन में लगी आग डी क्लास की श्रेणी में शामिल या डी श्रेणी में शामिल की जाती है। तो धातु में लगी आग, याता बात देखो, आप गौर से समझना सी और डी को, क्योंकि सी और डी में कंफ्यूज मिलेगा आपको। मैं कंफ्यूज बताऊंगा कहाँ होता है और उस कंफ्यूज को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से संबंधित आग दोनों में ही शामिल होती है, ठीक है। तो दोनों में कैसे होता है, इन दोनों बातों को आज पूरा करेंगे। तो दोनों बातों को पूरा करने के लिए, अधिक जानकारी, अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें।
ये तो थी बात। अब बात करते हैं कि ये डी क्लास की आग में ईंधन में, ये अपने धातु मेटल में, धातु में लगी आग, धातु में लगी आग। अब आगे धातु में लगी आग या ज्वलनशील धातु जो होते हैं, जो जलते हैं, उन धातुओं में लगी आग। जैसे आपको बताऊं कि दहनशील धातु ये अपने पोटेशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, मैग्नीशियम आता है। जो भी आपको लगे कि धातु में आग लग चुकी है, उनकी भी और भी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोह है, जो भी आपको लगे कि धातु में आग लग चुकी है, तो किस प्रकार की श्रेणी में शामिल की जाएगी? उसमें आता है कि इस प्रकार की आग डी श्रेणी में शामिल की जाती है। अब आता है कि इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, इस प्रकार की आग बुझाएंगे तो उसमें आता है पहला CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहला कौन सा आता है? CTC आता है। धातु में लगी आग डी में पहला CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको CCl4 के नाम से जानते हैं, CCl4। ये भी आता है, CCl4 कभी का नाम आता है CCl4 का मतलब आता है कि ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरिन आता है। एक तो ये आता है। उसके बाद आते हैं CTC आग के बाद हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र आता है, CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र है। कौन कौन सा? हेलोन प्रकार का लिख दो, हेलोन प्रकार, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र आता है। और उसके बाद में सबसे अच्छा इलाज, यदि अग्निशामक यंत्र नहीं है तो धातु की आग बुझाने के लिए सूखी रेत का प्रयोग किया जाता है। सूखी रेत से भी आप इस अग्निशामक इस आग को बुझा सकते हैं। ये तो थी दोस्तों आपकी डी प्रकार की आग। अब मुद्दा क्या था दोस्तों कि विद्युत से लगी आग। अब देखो बात आ गई, विद्युत से लगी आग और विद्युत उपकरणों में लगी आग, दो आगे ना, विद्युत से लगी आग। अब देखो दोस्तों, विद्युत से आग कब लगती है? जब विद्युत के जो सर्किट है, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है? चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और चिंगारी जहां गिरती हैं, दोस्तों मैंने आपको बताया कि आगे की कैटेगरी ईंधन के आधार पर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों विद्युत ईंधन नहीं है, विद्युत ऑक्सीजन नहीं है, विद्युत ऊष्मा नहीं है, चिंगारी इग्निशन है। विद्युत क्या है? एक इग्निशन पॉइंट देता है आपको, इग्निशन का मतलब चिंगारी देता है आपको। तो उस चिंगारी से क्या लगती है? आग लगती है। अब चिंगारी से आग कहाँ लगी वो क्षेत्र देखा जाता है, इसलिए कहते हैं विद्युत से लगी आग की कैटेगरी तो वहां देखी जाएगी कि ईंधन कौन सा था। यदि अब विद्युत से आग लग गई बाहर, यदि आप जैसे अपना गैस चलाते हैं, लाइटर जलाते हैं, गैस चूल्हा होता है या गैस सिलेंडर होता है, गैस भट्टी होती है, वहां क्या करते हैं? एक लाइटर ले जाते हैं, लाइटर से लाइटर को दबाया तो क्या होगा कि चिंगारी निकलेगी वहां से। उस चिंगारी क्या करेगी? चिंगारी आग को, उस गैस, जो गैस होती है वो गैस चिंगारी से आग पकड़ लेगी और गैस जल जाएगी। तो फिर क्या होता है? विद्युत की चिंगारी से जो चिंगारी उत्पन्न होती है उससे गैस आग पकड़ती है। इसलिए विद्युत से लगी आग लगभग 90% सी श्रेणी में शामिल करते हैं, क्योंकि सी श्रेणी में सारी गैसें आती हैं। अब देखो जैसे अपने किचन है, किचन में सिलेंडर रखा है और गैस लीकेज होगी, चूल्हा रखा है, गैस लीकेज होगी, आपने स्विच दबाया, बटन दबाया, क्या हुआ? बटन से चिंगारी उत्पन्न हुई और वो गैस आग पकड़ गई। तो क्या कहेंगे? उस विद्युत से लगी आग, गैस अपना ईंधन कौन सा था? गैस थी। इसलिए कहते हैं विद्युत से लगी आग सी श्रेणी में शामिल होती है। लेकिन विद्युत उपकरणों में लगी आग की बात करें, विद्युत उपकरण धातु से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, तांबा, इनसे बना होता है। तो वहां जब आग लगती है तो क्या जलता है? धातु जलती है। तो इसलिए कहते हैं विद्युत उपकरणों में लगी आग डी श्रेणी में शामिल होती है। विद्युत उपकरणों में लगी आग। विद्युत से लगी आग, विद्युत से लगी आग सी श्रेणी, और विद्युत उपकरणों में लगी आग डी श्रेणी। अब विद्युत से आग लगने के बाद, विद्युत से जब आग लगती है उसके बाद ईंधन देखा जाता है, ईंधन कौन सा होता है। लकड़ी में यदि लग जाती है, घास फूस में लग जाती है तो ए श्रेणी में शामिल कर देते हैं। याद रखना बात, विद्युत से यदि लगभग गैस से लगती है, क्योंकि लकड़ी यदि लकड़ी से के नीचे घास फूस में गिरती है तो कहते हैं वो यदि नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गैस तो तुरंत आग ऐसा नहीं है कि चिंगारी उठे और जहां गैस हो और आग नहीं लगे, ऐसा नहीं होता। गैस तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए लगभग सी श्रेणी में शामिल करते हैं। और विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है, चाहे वो विद्युत से ही लगो। जैसे मोटर चल रही, मोटर में आग लग गई तो क्या कहेंगे? विद्युत उपकरण में लगी आग, तो क्या कहेंगे? वो विद्युत से लगी आग, उपकरण जल रहा है, उपकरण में क्या था? धातु थी, तो डी श्रेणी में शामिल किया जाता है।
अब इनको बुझाएंगे कैसे? विद्युत से लगी आग यदि लगती है तो सी श्रेणी में अग्निशामक यंत्र जो खुश्क चूर्ण वाला होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो आप यदि विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है तो डी श्रेणी में जैसे CTC होता है, CCl4 जिसको बोलते हैं, हेलोन प्रकार का होता है, CO2 प्रकार का होता है, सूखी रेत का प्रयोग करते हैं। ये विद्युत उपकरणों में आग के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों विद्युत उपकरणों में जब आग लगती है, विद्युत से जब आग लगती है तो पानी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये तो थी दोस्तों आपको जो आपका कंफ्यूज था जो प्रश्न था। अब लास्ट में बच गई बात F या K, किचन में लगी आग। किचन का मतलब ये नहीं कि गैस से लग गई आग, किचन में खाद्य जो तेल होते हैं, जो आपके तेल तलीय पदार्थ में लगी आग, जैसे किचन में अपने सब्जी बना रहे हैं, तेल में आग लग गई, वो तेल में लगी आग, चर्बी में लगी आग, ठीक है। ये सारी आग किस में आते हैं? तेल से लगी आग, चर्बी से लगी आग, सब की सब आग आती है किचन की। ये F या K श्रेणी में बोलते हैं, ठीक है। ये तो थी F या K श्रेणी की बात। अब दोस्तों बात आती कभी खबरनामा था E श्रेणी की आग क्या होती है। ई श्रेणी की दोस्तों कोई श्रेणी नहीं होती। ई से मतलब इलेक्ट्रिकल होता है, याद रखना बात, आपको मिलेगा कई नाम। ई से मतलब इलेक्ट्रिकल होता है कि विद्युत से संबंधित आग इस श्रेणी में शामिल होती है। लेकिन विद्युत से संबंधित आग तो मैंने आपको बताया कि आग का वर्गीकरण ईंधन के आधार पर होता है और आग के ईंधन के आधार पर होने के नाते विद्युत कोई ईंधन नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। विद्युत की आग किस में रखेंगे? विद्युत की आग कोई कैटेगरी नहीं होती है क्योंकि ई कैटेगरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है कि ई किस प्रकार की कैटेगरी आग वो अपनी श्रेणी होती है, तो यदि पूछा जाए तो होती है कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित आग, लेकिन होता नहीं है। आपके मजबूरन आपके सामने क्वेश्चन आता है तो लिख देना इलेक्ट्रिकल, अन्यथा ई श्रेणी। आपको बता दो कि सर ई श्रेणी होती ही नहीं है क्योंकि ई इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल को ईंधन नहीं होता है, इसलिए इसकी आग नहीं होगी, कोई श्रेणी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपके सामने क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इलेक्ट्रिकल ही लिखना। और इलेक्ट्रिकल से लगी आग को बुझाएंगे कैसे? क्योंकि विद्युत उपकरणों में लगते तो डी श्रेणी के अग्निशामक यंत्र काम मिलेंगे और गैस में लगी तो सी श्रेणी के अग्निशामक यंत्र काम मिलेंगे। तो ये तो थे दोस्तों आपकी आग की श्रेणियां। आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे अग्निशामक यंत्र का निर्माण किस आधार पर किया और कौन कौन से अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उनके अंदर होता क्या है, और अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने का तरीका कैसे उसको प्रयोग करेंगे, किस सूत्र के द्वारा पास होता है, PASS पास के द्वारा, पुल जो होता है ना जो दबाया निकाला, जो कि अपने जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने को यदि अग्निशामक यंत्र प्रयोग नहीं करना आता है तो कैसे प्रयोग करेंगे, उस अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने का तरीका देखेंगे। अग्निशामक यंत्र के प्रकार देखेंगे, किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है, तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।